आज हम जानेंगे जलवायु विज्ञान के बारे में। जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान जो होता है वो हमारे किसी देश या किसी भी प्रदेश की दीर्घकालिक औसत के मौसम को बताता है। जो हमारा मौसम लगभग कितना रहा हो, कम से कम 30 वर्ष या इससे अधिक के औसत को बताता है। और ये जो हमारा दीर्घकालिक औसत है, यही हमारा किसका निर्धारण करता है? जलवायु का निर्धारण करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी, गर्मी वाली होगी, उमस भरी होगी, ठंडी होगी, कैसी होगी। जब एक जैसे लद्दाख को देख लो, वहाँ का जलवायु कैसा है? अत्यधिक ठंडा है ना, पूरे वर्ष भर ठंडा रहता है। तो वहाँ का जलवायु जो है वो अलग है, हमारे यहाँ का जो जलवायु है वो अलग है। मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों को जो डिस्क्राइब करे। लगभग क्या है, पृथ्वी पे अलग अलग जगहों पे जो दीर्घकालिक औसत के लिए जो मौसम बना हुआ है, वही हमारा क्या कहलाता है? वहाँ का जलवायु कहलाता है। फिर मौसम क्या है? मौसम हमारा वह होता है जो दिन प्रतिदिन वायुमंडल की दशाएं जो बदलती रहती हैं, उसे मौसम कहते हैं। जैसे धूप का होना, गर्मी होना, उमस होना, ठंडा होना, सुहावना होना, आंधी तूफान आना, बारिश होना, ये सब क्या है? मौसम है। ये बदलता रहता है, दिन प्रतिदिन इसकी दशाएं बदलती हैं वायुमंडल में, तो वो मौसम का निर्धारण करती हैं भैया। जलवायु जो है, मौसम और जलवायु की किसी स्थिति की दिन प्रतिदिन की जलवायु दशा को मौसम कहते हैं। और मौसम के ही दीर्घकालिक औसत को, मतलब जो 30 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। मौसम व जलवायु दोनों के तत्व जो हैं एक समान ही होते हैं, जैसे तापमान, वायुदाब, आर्द्रता आदि वगैरह। तो इनमें बस अंतर इतना है, जो मौसम है हमारा, वो लगभग दीर्घकालिक समय के लिए एक स्थान का एक जैसा हो जाए, लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक के लिए, वो हमारा क्या हो जाएगा भैया? जलवायु हो जाएगा। जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं जलवायु में, तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? ये देखिए, हमें इसमें वायुमंडल पढ़ना है। तो जब हम वायुमंडल पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि वायुमंडल जो है वो कार्य कैसे करता है, इसका अर्थ क्या होता है ना। इन चीज़ों को जानेंगे। जो हमारा वायुमंडल होता है वो कार्य कैसे करता है, अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के तापमान का इस पर क्या असर पड़ता है, और कैसे मौसम और जलवायु एक मतलब बनता है। तो जब हमने बात कर दी किसकी? वायुमंडल की, वायुमंडल की। अब हम वायुमंडल के बारे में जानेंगे कि आखिर ये वायुमंडल क्या है। जब हम वायुमंडल को जानेंगे तो इसको हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, यह कार्य कैसे करता है, कार्य कैसे करता है। पृथ्वी के तापमान, वायुमंडलीय में जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं वो पृथ्वी के तापमान के द्वारा कैसे बदलती हैं। पृथ्वी के तापमान, वायुमंडलीय दशाओं, पृथ्वी का जो तापमान है वो वायुमंडलीय दशाओं को कैसे बदलता है। वायुमंडलीय दशाओं को कैसे बदलता है ये जानेंगे। फिर क्या है? फिर इसी में हम देखेंगे क्या, ये जो हमारा वायुमंडल है, इसी में हमारा मौसम और जलवायु, इन चीज़ों को जानेंगे। अभी तक हमने अर्थ की जब बात करी थी, अर्थ क्या? अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी से लगी हुई वायु की परत। अर्थ देखो, वायुमंडल का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी से लगी हुई वायु की परत, वायुमंडल क्या है? इसका वायुमंडल का अर्थ होता है हमारा कि पृथ्वी से लगी हुई वायु की परत जो है, उसी को क्या कहते हैं? परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक, जिसका अनावरण किससे होता है, किस वजह से ये वायु की परत रुकी हुई है? तो ये होता है किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण।
ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा वायु की लगी हुई परत, तो फिर अब बात आती है वायु क्या है। ये जो हमारी वायु है, ये हमारी वायु क्या है, वायु जो हमारी है ये क्या है, ये हमारा गैसों का मिश्रण। वायु क्या है हमारा, गैसों का मिश्रण। किसका मिश्रण, गैसों का मिश्रण है। कैसे है, इनमें कौन कौन सी गैसें होती हैं। इस गैसों के मिश्रण में हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है, नाइट्रोजन देखने को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है, नाइट्रोजन देखने को मिलती है, मीथेन देखने को मिलती है, व अन्य गैसें भी देखने को हमें मिलती हैं। अच्छा, हम कैसे जानेंगे ये जो गैसें होती हैं हल्की हैं कि भारी हैं, कैसे जानेंगे। चलो, हमने माना कि हमारी ये क्या है, पृथ्वी है। फिलहाल पृथ्वी ऐसी नहीं होती है, थोड़ी सही बनाने की कोशिश करें। हमने देखा ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। चलो काम चला लेते हैं। पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के चारों तरफ ये जो वायु फैली हुई है, यही हमारा क्या है, ये जो वायु है हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, हमें समझ में आ रही है। और ये हमारा क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ ये जो हमारा है, ये क्या है, ये हमारा वायुमंडल है। क्या है, वायुमंडल। भाई हमने क्या कहा, पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायु, तो ये पृथ्वी, इसकी सतह से लगी हुई ये वायु घूम रही है, हमारा क्या हो गया भैया, वायुमंडल हो गया। हो गया, जब हमारा ये वायुमंडल हो गया तो इसमें गैसें पाई जाएंगी। ये हमारी क्या है, वायु है। ठीक, ये हमारा पूरा वायुमंडल है और ये क्या है, हमारी वायु है। तो इसमें जो गैसें हैं, इसमें जो गैसें हैं, इसमें जो गैसें पाई जाती हैं, ये कैसी होती हैं, हल्की भी होती हैं और भारी भी होती हैं। कैसी होती हैं, भारी होती हैं और हल्की होती हैं। भैया कैसी होती हैं, भारी होती हैं और हल्की होती हैं। नहीं आ रहा इसमें, चलो। हमने क्या बात करी, इन्हीं गैसों की बात करी। तो ये जो हमारी गैसें जो वायुमंडल में पाई जाती हैं, ये कैसी होती हैं, भारी, पहला, और दूसरा हल्की होती हैं। कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। तो जो हमारी भारी गैसें होती हैं, जो हमारी भारी गैसें होती हैं, ये पृथ्वी की सतह से लगी रहती हैं। क्या होता है, पृथ्वी की सतह से लगी रहती हैं, पृथ्वी की सतह से लगी रहती हैं। और जो हल्की गैसें होती हैं, ये हमारी पृथ्वी की सतह से ऊपर हो जाती हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, हमारी पृथ्वी की सतह से ऊपर हो जाती हैं भैया, जब ये हमारी पृथ्वी की सतह से ऊपर हो जाती हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जो हमारा वायुमंडल की जो परतें हैं वो कहाँ तक पाई जाती हैं। तो जो हमारा वायुमंडल का जो क्षेत्र होगा, ये हमारा कितना होगा, 10,000 किलोमीटर के लगभग। ये जो हमारा पूरा वायुमंडल का क्षेत्र है, ये वाला जो आप देख रहे हो, जो वायुमंडल की परतें पाई जाती हैं, ये कितनी होती है, 10,000 किलोमीटर तक की परत को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। कितनी की, 10,000 किलोमीटर तक। कितना, 10,000 किलोमीटर तक की जो परत पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। चलो, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। हमने क्या कहा, वायुमंडल को समझेंगे। तो वायुमंडल, अभी हमने क्या समझा, वायुमंडल का अर्थ क्या हुआ, पृथ्वी से लगी हुई वायु की परत। किससे, पृथ्वी से लगी हुई वायु की परत, इसको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। समझ में आया क्यों। अच्छा, और ये परत जो है हमारी लगी क्यों होती रहती है, पृथ्वी से चिपकी क्यों रहती है, क्योंकि पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उस वजह से इसका अनावरण रहता है, इन गैसों का अनावरण रहता है। वायु अर्थात गैसें, गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है, हमारा वायु होता है, जिसमें O2, CO2, N2, CH4, मीथेन वगैरह अन्य गैसें भी रहती हैं। तो हमने क्या देखा, ये जो हमारी पृथ्वी है, इसका हमारा क्या है भैया, हमने क्या देखा, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है जो गैसों से घिरा हुआ है। तो यही गैसें हमारी कैसी होती हैं, हल्की और भारी होती हैं। तो जो भारी गैसें होंगी वो पृथ्वी की सतह से लगी हुई चलती हैं, और जो हल्की गैसें होंगी वो पृथ्वी की सतह से ऊपर उठ जाती हैं। कैसी होती हैं, ऊपर उठ जाती हैं भैया। अच्छा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, वायु की मात्रा कम होती जाती है। अच्छा, आप अभी बता रहा हूँ, देखना, हम जब पृथ्वी में ऊपर जाते हैं, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, वेट एक मिनट, हमने कहा कि हमने माना ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। हमने कहा इसके चारों तरफ एक
वायु का गोला पाया जाता है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे रहता है। क्या करे रहता है? घेरे रहता है। ये हमारा क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। हमने कहा था वायुमंडल जो हमारा होता है कितने किलोमीटर तक ऊपर रहता है। मान लो ये हमारी पृथ्वी की परत है, यहाँ से लेके ये जो एरिया होगा 10,000 किलोमीटर तक की परत होती है। कितनी? 10,000 किलोमीटर तक की परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। फिर हमने इसी में बात की थी गैसों का हल्का होना और भारी होना। हमने क्या कहा? पृथ्वी की सतह से, मतलब ये जो हमारी पृथ्वी की सतह है, इससे हम जैसे जैसे ऊपर उठेंगे, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? वायु की मात्रा कम हो जाती है। और वायु की जो मात्रा कम होती है उसमें किसकी मात्रा कम हो जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। जब हम क्या करते हैं 10,000 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, कितना? जब हम यहाँ से लेके, मतलब हमने यही बताया था कितना होता है? 10,000 किलोमीटर होता है। जब हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो हमारी कितनी दूरी बताई हमने? 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं, तो क्या होता है? उसके बाद वायु अर्थात O2 मतलब ऑक्सीजन का मिलना कैसा होता है? इस जगह पे ऑक्सीजन का मिलना असंभव सा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, हमने भी बात की थी किसकी? भारी गैस की। और तो जो हमारी O2 है ये कैसी है? भारी गैस है। ठीक, क्योंकि इसका एटॉमिक मास जो होता है कितना? 32 होता है। और जो H2O है इसका 18 होता है। H2O। अच्छा, अब हम देखेंगे वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उन्हें कैसे जानेंगे। हमने कहा हल्की होती हैं, भारी होती हैं, यही तो बोला था। वायुमंडल में जो गैसें हैं वो कैसी हैं? हल्की हैं भैया और भारी हैं, और गैसों का मिश्रण है। जो भारी गैसें हैं वो नीचे सतह पर रहती हैं, जो हल्की गैसें हैं वो ऊपर रहती हैं। तो आओ एक बार हम फिर से समझते हैं इसी पृथ्वी को। हमने कहा ये हमारी पृथ्वी, एक बार में बनती नहीं सही। ये हमारी क्या है? मान लो पृथ्वी है। ठीक, पूर्ण रूप से गोल तो नहीं है, लेकिन चलो काम चलाते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल का घेरा, मतलब लगी हुई वायु ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी लिख देता हूँ। हमने कहा ये क्या है हमारा? ये हमारा गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण है। अब इस मिश्रण में हमने क्या कहा? वायु है। ठीक, अब ये हमारा क्या? गैसों का मिश्रण है। अब ये जो हमारी गैसें हैं कैसी हैं? हल्की हैं और साथ में भारी भी हैं। कैसी हैं? हल्की हैं और भारी हैं। तो हमने क्या कहा? जो हमारी हल्की गैसें हैं वो कहाँ जाएंगी? ऊपर की ओर जाएंगी। और जो भारी गैसें हैं वो पृथ्वी नीचे, मतलब नीचे करता तो पृथ्वी की सतह पर रहेंगी। पृथ्वी की सतह पर रहेंगी। कहाँ रहेंगी? नीचे, अर्थात पृथ्वी की सतह पर रहेंगी। हमने इतना जाना। अब हम बात करते हैं वायुमंडल में गैसें कौन कौन सी हैं, क्या परसेंटेज है वायुमंडल में गैसें। जब हमने वायुमंडल में गैसों की बात करते हैं तो इन्हें देखते हैं। इसमें हमें क्या मिलती है? नाइट्रोजन। कितनी है? 78% है, पता है। ऑक्सीजन कितनी है? 20.9% है, जिसे हम कितना लिख देते हैं? 21% भी लिख देते हैं। ठीक है। और आर्गन जिसकी मात्रा कितनी है? 0.93%। फिर आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मात्रा कितनी है? 0.03%। ये गैसें हमारी पाई जाती हैं किसमें? वायुमंडल में। अन्य भी गैसें हैं लेकिन ये हमारी मुख्य गैसें हैं। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, जब हम क्या करते हैं पृथ्वी की परत से, मतलब इस पृथ्वी की परत से वायुमंडल में ऊपर की ओर जब भी जाते हैं
तो क्या होता है, धीरे धीरे गैसों की मात्रा कम होगी, और जब गैसों की मात्रा कम होगी तो गैसों द्वारा जो उत्पन्न होने वाला जो प्रभाव था वो कैसा हो जाएगा, वो भी कम हो जाता है। कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। अब कैसा, मतलब देखो, जो हमारी पृथ्वी है यहाँ का तापमान कुछ और होगा। हमने क्या कहा, यहाँ पर अगर हमारा तापमान कितना 40 डिग्री है, तो जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, जब ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर तापमान कैसा होगा, यहाँ पर जो तापमान होगा किससे, इस पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कैसा होगा, कम होगा। क्यों होगा, तो भैया एग्जाम्पल समझिए। घर में रोटी बनाई जाती है, जो तवा होता है उसे गैस पे रख दीजिए। जब आपने उसे गैस पे रख दिया, तवा क्या हुआ, गर्म हुआ। अब जब तवा गर्म हुआ तो आप क्या करते हो, तवा के ऊपर हाथ रखिए ऐसे करके, छुआना नहीं है, ऊपर रखिए। आपको कैसा लगेगा, गर्मी महसूस होगी, लेकिन अगर आपने उसको छुआ तो आपको क्या होगा, आप जल जाएंगे, गर्मी की मात्रा अधिक होगी, तापमान कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो पृथ्वी की सतह का तापमान ज़्यादा होता है, मगर जब ऊपर जाते हैं पृथ्वी के पिता, तब ये कैसा होता है, तापमान कम पाया जाता है। ठीक है, चलो हमने मान लिया हमारे पास दो, क्या नाम, देखो उदाहरण में समझते हैं, दोपहर का तापमान और दिन का तापमान। बात को समझना, हमने कहा हमारे पास कोई जगह है x और कोई जगह है y। हमने क्या कहा, हमारे पास कोई जगह है x और कोई जगह है y। ठीक, हमने मान लिया ये हमारी x जगह है और ये हमारी y जगह है। ठीक, अगर हम देखते हैं यहाँ पर दिन का समय है, दिन का समय, ठीक, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, दिन का समय है। दोनों जगह कैसा समय है भैया, दिन का समय है। लेकिन कंडीशन को समझना, यहाँ पर दोपहर के कितने बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोपहर के 2 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब कंडीशन को समझना, हमारा जो ये वाला भाग है, ये वाला जो हमारा भाग है, ये मैदानी भाग है। कैसा है, मैदानी भाग है। ठीक, और ये वाला जो हमारा भाग है यहाँ वाला, ये कैसा है, पर्वतीय भाग है। कैसा है, पर्वतीय भाग है। समझ में आ रहा है ना। हमारे पास दो जगह हैं अलग अलग, एक x है और एक y है। दोनों में दिन का समय है। एक जगह दोपहर के 12 बज रहे हैं, एक जगह 2 बज रहे हैं। एक हमारा कैसा है भाग, मैदानी भाग है, और एक हमारा कैसा पर्वतीय भाग है। अगर मैदानी भाग का जो टेम्परेचर है वो हमारा 40 डिग्री है, तो बताइए पर्वतीय जो हमारा भाग होगा वहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा। देखो यहाँ की अपेक्षा ये, मतलब पर्वतीय भाग का जो टेम्परेचर है, तापमान कम होगा, किसकी अपेक्षा, मैदान के भाग की अपेक्षा। कैसा होगा, यहाँ का जो तापमान है, तापमान कम होगा, किसकी अपेक्षा कम होगा, मैदान की अपेक्षा। मैदान वाले जो भाग है उसकी अपेक्षा, मैदान की अपेक्षा तापमान कैसा होगा, कम होगा। अब डिपेंड करता है पर्वत कितनी ऊंचाई पर है, पर्वत जो है कितनी ऊंचाई पर है, क्योंकि एक फॉर्मूला है अपना, हाइट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। हमने क्या लिखा, ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, कितना कम होगा इसको जानते हैं। जब हम मैदानी भाग से पर्वतीय भाग की ओर जाएंगे, हम मैदानी भाग से पर्वतीय भाग की ओर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस, कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कैसा होगा, कम होगा। कब होगा कम, प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर। कैसे, किलोमीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई पर। देखो जैसे जैसे हम मैदानी भाग से पर्वतीय भाग की ओर जाएंगे तो 1 किलोमीटर जैसे हम ऊपर की ओर चले तो हमारा टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा।
है ना। अब बताना वायुमंडल जो है वो किससे बना है, हमारा गैसों से बना। अच्छा ये बात समझ में आई, हमारे पास दो जगह थी, एक जगह थी एक्स और एक जगह थी वाई। ठीक, ये हमारा मैदानी क्षेत्र था, ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र था। दोनों जगह दिन का समय है, हमें पता है। यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, यहाँ पर दोपहर के 2 बज रहे हैं। ये हमारा भाग मैदानी भाग हो गया, ये हमारा पर्वतीय भाग हो गया। यहाँ पर अगर कितना टेम्परेचर है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप पर्वत पर जा रहे हैं तो पर किलोमीटर के हिसाब से जितने किलोमीटर हो उसी में 6.5 का मल्टीप्लाई कर देना, आपका टेम्परेचर आ जाएगा निकल के कितना कम हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक। चलो अब हम इसमें आगे क्या जानते हैं। वायुमंडल जो है हमारा किससे बना हुआ है भैया, गैसों से बना हुआ है। जहाँ पर जिस प्रकार की गैसें होंगी वहाँ पर उसी प्रकार की विशेषता पाई जाती है ना। देखो जहाँ पर जिस प्रकार की गैसें होती हैं उसी प्रकार की तो विशेषता पाई जाती है। बिल्कुल सही कहा, जहाँ पर जैसी गैसें होंगी वहाँ पर उसी प्रकार की विशेषता पाई जाती है। हमारा जो वायुमंडल है, हमने कहा वायुमंडल किससे बना है, गैसों से बना है। किससे बना है, गैसों से बना है। अब हमने कहा ये जो गैसें हैं ये जहाँ पर जिस प्रकार की गैसें होंगी तो वहाँ पर उसी प्रकार का क्या होगा, उन्हीं गैसों के हिसाब से क्या बनेगा, जिस प्रकार की गैसें होंगी उसी तरह की विशेषता देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, विशेषता देखने को मिलती है। कैसे भैया, देखना हमने वायुमंडल में बात कर दी, हमारा दिन है, महीना है जुलाई, अगस्त, ठीक, गर्मी वाला महीना ले लो जो मन में आए, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें ज़्यादा गर्मी पड़ती हो। हमने ठीक है, हमने क्या माना, देखो बरसात वाले मौसम की बात कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या है भैया, जुलाई है। इस जुलाई के महीने में गर्मी दबा के पड़ रही है, आप कोई भी डेट मान लेना। अब देखो जब गर्मी दबा के पड़ रही है, मतलब खूब भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो जब गर्मी पड़ेगी है ना, तो क्या होगा, गर्मी की वजह से क्या होगा, हमारा बाष्पीकरण ज़्यादा होगा। भाई पृथ्वी की सतह गर्म होगी और पृथ्वी की सतह पर क्या है, पानी है, तो पानी को जगह जगह मिल ही जाएगा। अपने कपड़े धो के डाले वो भी गीले, ठीक है, जगह जगह नदियाँ हैं, नाले हैं, झीलें हैं। तो जुलाई का जो टाइम होता है, भारत के लिए बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो बाष्पीकरण भी भैया ज़्यादा होगा। जब हमारा बाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो क्या होगा भैया, बाष्पीकरण ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बाष्पीकरण होगा ये वाष्प कहाँ चली जाती है, ये हमारी जो बाष्पीकरण से जो वाष्प बनती है, ये वाष्प जो है वायु में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, वाष्प वायु में चली जाती है। वाष्प कहाँ चली गई, वायु में चली गई। अच्छा एक चीज़ और देखना, जब वायु वाष्प में चली गई, वाष्प जब वायु में चली गई तो क्या हुआ, वाष्प जो थी उसमें वायु में क्या कर देगी, नमी कर देगी। वाष्प जो हमारी वायु में चली गई तो ये क्या करती है, वाष्प, ये जो वाष्प है ये हमारी वायु में नमी की मात्रा को बढ़ा देती है। किसकी मात्रा को बढ़ा देती है, नमी को बढ़ा देती है। अब जब नमी बढ़ी तो हमें क्या महसूस हुआ, चिपचिपापन महसूस हुआ, चिपचिपापन। अब ये चिपचिपापन का अर्थ क्या हो गया, उमस। देखो कभी कभी नहीं कहते हैं क्या महसूस हो रहा है, हमें उमस महसूस हो रही है। क्या महसूस हो रही है, उमस महसूस हो रही है। क्यों होगी उमस महसूस, क्योंकि वायु में क्या है, पानी, और बाष्पीकरण भी ज़्यादा हो रहा है। वायु पर्याप्त पानी ले चुकी है, तो आपके जो शरीर का जो पसीना निकलेगा, जो पानी होगा, उसे सोखने के लिए वायु के पास क्षमता नहीं बची है। वायु को जितना पानी चाहिए था, वायु संतृप्त हो चुकी है। वायु संतृप्त क्या होती है अभी बताएंगे, ठीक है, मतलब संतृप्त ये अवस्था होती है वायु की कि उसको जितनी भूख लगी थी, वायु को जितनी प्यास लगी थी कि वह कितना पानी पी सकती है, वायु ने उतना पानी अपना ले लिया। वायु ने जब उतना पानी ले लिया तो वायु के अंदर क्षमता नहीं बची कि वह क्या करे और अधिक से अधिक पानी पी ले। जैसे गर्मियों में हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक भैया कितनी पी लोगे, 1 गिलास, 2 गिलास, 10 गिलास, कोई कोई होता होगा जो पूरी 2.5 लीटर की बोतल पी लेता होगा भैया, है ना। लेकिन सबकी क्षमता ऐसी नहीं होती है ना। तो हम जितनी पी सकते हैं उतनी तो पीते हैं, अगर ज़्यादा पीते तो वो क्या करती है, नुकसान कर जाती है। ठीक है, क्या होता है, हम लोग
वोमिट कर देते हैं, उल्टियाँ चालू हो जाती हैं। ठीक, तो जब हमें मालूम होता है हमारा पेट भर गया, अब हम इससे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, तो वायु क्या हो गई, वायु जो हमारी संतृप्त हो जाती है तो वो और पानी नहीं पी सकती है, तो जिस वजह से क्या होता है, वायु नमी को लेना बंद कर देती है। तो उससे क्या होता है, फिर हमारे जो पसीना है वो भैया सूखेगा कैसे, क्योंकि वायु में पहले से ही नमी मौजूद है। तो हमें क्या महसूस होती है, उमस महसूस होने लगती है। जब बाष्पीकरण ज़्यादा होता है तो क्या बढ़ जाती है, उमस और नमी बढ़ जाती है। ठीक है भैया, इतनी चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर हुई। अब हम एक बार फिर से एक चीज़ लेके चलेंगे यहाँ पे, हम इसको जानते हैं। हमने क्या कहा, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। इस पृथ्वी पर हमारी एक रेखा बीच से खींच दो, जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अब एक चीज़ बताना, ये जो हमारी 0 डिग्री रेखा है, यहाँ पर क्या होती है, सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, ये हमारा क्या हो गया, सूर्य की किरणें जो हैं अत्यधिक लंबवत अर्थात सीधी कहाँ पड़ती है, 0 डिग्री पर पड़ती हैं। जब ये 0 डिग्री पर पड़ेंगी तो क्या होगा, अधिक गर्मी रहेगी पूरे वर्ष भर। अधिक गर्मी रहेगी कहाँ पर, 0 डिग्री पर हमारा क्या होगा, अधिक गर्मी, अधिक गर्मी, वो भी कब, पूरे वर्ष, पूरे वर्ष क्या रहेगा, अधिक गर्मी रहेगी भैया। और जब पूरे वर्ष अधिक गर्मी रहेगी तो वहाँ पर तापमान कैसा होगा, अधिक होगा। हमें तापमान कैसा देखने को मिलेगा, अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। जब हमने देखा कि भैया तापमान भी अधिक है तो वर्ष भर यहाँ का मौसम कैसा रहेगा। अब देखो, हमने कहा पूरे वर्ष गर्मी रहती है तो वर्ष भर यहाँ का मौसम कैसा होगा, पूरे वर्ष यहाँ पर उमस रहेगी। ठीक, कैसा रहेगा, उमस रहती है। कैसा रहता है, पूरे वर्ष भर क्या रहती है हमारी यहाँ पर, उमस रहती है। उमस मतलब चिपचिपापन बना रहता है। क्योंकि क्यों रहता है, क्वेश्चन आया, क्यों रहता है। आखिर वर्ष भर गर्मी रहती है, तापमान भी रहता है, लेकिन क्यों, क्योंकि वायु में वाष्प और नमी के कारण चिपचिपापन पाया जाता है। क्योंकि देखो, हमने अभी क्या कहा था कि वाष्पीकरण ज़्यादा, देखो फिर वही बात, गर्मी कैसी है हमारी, अधिक है, तो पूरे वर्ष तापमान अधिक रहेगा। और 0 डिग्री जो हमारा इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो बाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, गर्मी भी ज़्यादा रहेगी, तापमान भी ज़्यादा रहेगा। तो अभी हमने क्या बताया था, जब बाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वायु में नमी की मात्रा जब भी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, उमस और चिपचिपापन बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा भैया, चिपचिपापन रहेगा, उमस बढ़ेगी, है ना। क्या है, गर्मी ज़्यादा तो वायु में वाष्प और नमी के कारण, तो वायु में वाष्प बढ़ेगी। और वाष्प का मतलब क्या है, वाष्प और नमी, वाष्प और नमी की मात्रा भी बढ़ जाएगी। वाष्प और नमी की मात्रा बढ़ गई के कारण क्या होगा, वाष्प और नमी के कारण चिपचिपापन, चिपचिपापन अधिक। ठीक है, चिपचिपापन कैसा होगा, अधिक होगा, जिससे क्या बढ़ेगी, हमारी उमस होने की संभावना संपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से स्वाभाविक है। ठीक, तो हमने ये जाना कैसे उमस बढ़ती है। गैसों का प्रभाव अपने पर बात कर रहे थे, गैसों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। हम कौन सी बात कर रहे थे, मतलब जिस तरह की गैस होगी उसी तरह का क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। अभी हमने क्या देखा, जब हमारी गर्मी ज़्यादा बढ़ी तो हमने क्या देखा, हमें उमस देखने को मिली। क्यों देखने को मिली, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, बाष्पीकरण ज़्यादा हुआ, इस वजह से हमें ऐसा देखने को मिला। हमारी बात तो ये हो रही थी, थोड़ा उस पर वापस चलते हैं, जहाँ पर जिस प्रकार की गैसें होंगी वहाँ पर वैसा ही प्रभाव देखने को मिलेगा भैया। तो हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, हमने कहा जिस तरह की गैसें उस तरह का प्रभाव। हमने कहा O2, अगर O2 ज़्यादा है तो मौसम कैसा होगा, ठंडक, मतलब ठंड बढ़ जाएगी। ठीक है भैया, ठंडक बढ़ जाएगी। हमने कहा CO2, अगर हमारे CO2 का ज़्यादा उत्सर्जन होगा तो क्या बढ़ेगा, गर्मी बढ़े जाएगी, है ना। और अगर CH4 और CO2, देखो CH4 अर्थात मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और
बाष्प, जल बाष्प H2O, अगर इनकी मात्रा बढ़ती है तो हमें क्या भैया देखने को मालूम पड़ता है, हमें उमस महसूस होने लगती है। जब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प तीनों मिल जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, उमस देखने को मिलती है। और जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी ठंडक बढ़ेगी, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो उस गैस का क्या प्रभाव पड़ेगा, गर्मी अधिक बढ़ जाएगी। और जहाँ पर हमारी ये तीनों गैसें एक साथ मिलेंगी तो क्या होगा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, तो उमस बनेगी। ये बात किसकी थी, गैसों के प्रभाव की। ये क्या करती हैं, ये गैस क्या छोड़ती हैं, अपना प्रभाव बताती हैं कि हमारा ये प्रभाव है। चलो फिर हमने आगे इसमें देखते हैं नाइट्रोजन, जो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। कौन सी, नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है, 78% पाई जाती है नाइट्रोजन। जो हमारी नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ये क्या है, ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, नाइट्रोजन जो है क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है हमारी अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन जो हमारी कैसी है, अक्रिय गैसों में से एक है, अक्रिय गैसों में से एक है, ये हमारी अक्रिय गैस है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अमीनो एसिड और प्रोटीन, देखो महत्वपूर्ण है क्योंकि अमीनो एसिड से क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, जैसे दाल मिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि सर प्रोटीन वो भी नाइट्रोजन से, कैसे कैसे पॉसिबल है भाई, प्रोटीन तो हमें दालों से मिलता है ना, प्रोटीन, नाइट्रोजन कैसे प्रोटीन, चलो अभी उसको बताता हूँ। इसको भी क्लियर करता हूँ कि नाइट्रोजन जो है आपको प्रोटीन के कैसे कैसे किस किन चीज़ों से प्रोटीन के बारे में आगे बढ़ाती है। हमने कहा वायुमंडल में किसका प्रभाव है, गैसों का प्रभाव है। ये हमारा वायुमंडल है, ठीक, इसमें किसका प्रभाव है, गैसों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, अभी बताया था O2 का प्रभाव, CO2 का प्रभाव और CH4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल वाष्प का प्रभाव। इसमें क्या थी, गर्मी अधिक थी, इसमें क्या थी, ठंडक बढ़ गई थी, और इसमें क्या था, उमस भैया आ गया था, मतलब इसमें उमस महसूस होती है। इतना क्लियर हुआ था, ठीक। जब हमारा इतना क्लियर हुआ था तो अब हम इसमें और आगे चलते हैं। इसमें भी और आगे चलते हैं कि कैसे कैसे इनको क्लियर करना है भैया। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हमने कहा अनुपात कितना है, अनुपात की बात करते हैं, किसके, गैसों के अनुपात की बात करते हैं, तो हम अनुपात देखते हैं किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन हमारी कितनी है, 78% पाई जाती है, ठीक है। और ये कैसी है, ये हमारी अक्रिय गैसों में है। कैसी है, नाइट्रोजन हमारी अक्रिय गैस है, ठीक। नाइट्रोजन जो हमारी अक्रिय गैस है। अच्छा फिर ये महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये अमीनो एसिड से क्या बनाती है, अमीनो एसिड प्रोटीन। कैसे, अभी बता रहे हैं। ठीक, जो हमारी दाल है मेन में सब में मिक्स होती है। देखो सुनो, हमने क्या किया, हमारी जो पृथ्वी की सतह है, क्या है, पृथ्वी की सतह, ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रक्रिया करती है। कौन सी प्रक्रिया करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रक्रिया। पृथ्वी की, देखो जो हमारी नाइट्रोजन गैस है ये पृथ्वी पर नाइट्रोजन फिक्सेशन,
नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रक्रिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रक्रिया करती है, किसके साथ करती है? सॉइल और प्लांट्स के साथ, मिट्टी और पौधों के साथ मिलकर। प्लांट में देखो पहुंच गई, प्लांट को क्या दिया इन्होंने? क्या दिया? प्रोटीन प्रोवाइड कराएगी, किसकी मदद से? नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रक्रिया से। लेकिन ये कैसी प्रक्रिया होती है? प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। देखो ये हमें जो प्रोटीन देती है नाइट्रोजन, प्रत्यक्ष नहीं होती। कैसी नहीं होती है? प्रत्यक्ष नहीं दे पाती है। कौन से माध्यम से देती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है सॉइल और प्लांट के साथ, जो अमीनो एसिड और प्रोटीन में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया करती है सॉइल और प्लांट के साथ, और क्या बना देती है? हमारी प्रोटीन में बदल देती है। ये प्रक्रिया कैसी नहीं है? प्रत्यक्ष नहीं कर पाते इसको। क्या नहीं कर पाते हैं प्रत्यक्ष? इसका हम नाइट्रोजन का सेवन जो है प्रत्यक्ष नहीं कर सकते कि भैया प्रोटीन खा लो, लेकिन नहीं, किसके थ्रू? इस प्रक्रिया के थ्रू हमें इससे प्रोटीन का मिलना तय हो जाता है। प्रत्यक्ष नहीं कर पाते इसका सेवन। ठीक, यही प्रक्रिया है नाइट्रोजन की फिक्सेशन प्रक्रिया, जो सॉइल प्लांट के थ्रू होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज 1772 में किसने की? नाइट्रोजन की जो खोज है, इसकी खोज 1772 में हुई। करने वाले व्यक्ति का नाम? नाइट्रोजन की जो खोज है वो 1772 में हुई। कि किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने की थी। खेतों में जब हम यूरिया डालते हैं, देखो बात को समझना, खेतों में जब हम यूरिया डालते हैं तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। हमने क्या कहा? सॉइल और प्लांट्स की मदद से नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रक्रिया होती है। जो हमारी फसलें होती हैं, ठीक है, खड़ी हुई जो फसलें होती हैं, उनमें हम क्या करते हैं? यूरिया डालते हैं। क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं। और आपने देखा होगा यूरिया की बोरी पर लिखा होता है नाइट्रोजन। ठीक है, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और जब हम खेती अधिक करते हैं तो धीरे धीरे नाइट्रोजन की मात्रा, देखो हमने क्या किया, इस ज़मीन पर खूब सारी खेती कर ली, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो नाइट्रोजन मिक्स था, जो प्रक्रिया होती थी, वो कैसी हो जाएगी? धीरे धीरे कम होने लगती है। तो मतलब उसी मात्रा को, नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करने के लिए हम उर्वरक के रूप में क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं, जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन प्रक्रिया को बरकरार रखे, बनाए रहे भैया। तो नाइट्रोजन का क्या काम है हमारी मिट्टी में? नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया कराना सॉइल और प्लांट में, ठीक है, जो प्रोटीन वगैरह चीज़ों को देने का काम करती है। और खेती जो कमज़ोर हो जाती है ना, नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, तो उसमें उर्वरक के रूप में हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन को देते हैं यूरिया डाल के। ठीक, ये हमारी अभी एक गैस के बारे में बात कंप्लीट हुई। फिर हम देखेंगे वायुमंडल में फिर से गैसों का प्रवाह। ऑक्सीजन क्या प्रवाह छोड़ती है, इसको जानना है। ठीक, फिर हम चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से, आज हमने नाइट्रोजन कंप्लीट की, अब आगे के क्लास में देखेंगे कैसे गैस का प्रवाह, कौन सी गैस का प्रवाह, ऑक्सीजन जो है ठंडक के मामले में हमारे वायुमंडल में क्या प्रभाव डालती है, इसको जानेंगे। ठीक है।